हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 4 मार्च एंड 4 मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम आज एनालाइज कर रहे हैं। आज का द हिंदू हम स्टार्ट करें एनालाइज करना, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमसे इन 3 मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप इसको रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा मेल आईडी और ट्विटर के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं। देखो, सिर्फ 93 डेज बचे हैं प्रीलिम्स में, इसीलिए कोशिश करो जितना टाइम हो सके प्रीलिम्स को दो और डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल छोड़ दो। ओके। GS1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। GS2 में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में से AIIB के बारे में, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में देखेंगे। उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया एडिटोरियल आया है आज, विच इज अ काइंड ऑफ इंटरव्यू बिटवीन टू पीपल। तो यहाँ पे पूछा गया है, व्हाई इज इन ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस हॉल्टिंग वॉर। तो जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, कितना ज्यादा यहाँ पे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं, इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं, फिर भी क्यों ये वॉर को नहीं रोक पा रहे, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा पॉलिटी में हम बात करेंगे NHRC की। GS3 में इकोनॉमी में देखेंगे यूट्यूब इकोनॉमी के बारे में। और सिक्योरिटी में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, क्लस्टर बॉम्ब थर्मोबैरिक वेपन्स के बारे में। और इसके अलावा विलेज डिफेंस ग्रुप क्या है, इसको देखेंगे। एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। उसके पहले ये दो आपके लिए क्वेश्चन है जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है। इन दोनों के आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन। ये 2021 के प्रीलिम्स में पूछे गए थे। ओके। अब आते हैं हम हमारे पहले आर्टिकल पे। बीजिंग बेस्ड AIIB पुट्स रशिया बेलारूस प्रोजेक्ट ऑन होल्ड। सो बेसिकली हुआ क्या है, देखो, वैसे तो रशिया का अलाय है चाइना, ठीक है, इसीलिए चाइना जो है, रशिया यूक्रेन वॉर जो हो रहा है उसमें चाइना जो है वो रशिया की साइड तो ले रहा है, लेकिन खुलकर नहीं ले सकता रशिया की साइड। क्यों? क्योंकि देखो, कल भी हमने ये डिस्कशन किया था। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, चाइना जो है अपने आप को अमेरिका की जगह लाना चाहता है, वर्ल्ड की सुपर पावर बनना चाहता है। अब वर्ल्ड की सुपर पावर का नाम हिस्ट्री में ऐसा तो नहीं आना चाहिए कि इन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 कराई थी। ठीक है, तो चाइना अगर मान लो आगे जाके कोई भी ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है वर्ल्ड वॉर जैसा, या फिर कोई बड़ी वॉर भी होती है, तो चाइना अगर खुलकर रशिया का साथ देगा तो हिस्ट्री की बुक्स में क्या जाएगा कि चाइना वॉज द सोल फैक्टर और वन ऑफ द फैक्टर बिहाइंड दिस काइंड ऑफ वॉर, है ना। और चाइना ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको आगे जाके सुपर पावर बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चाइना अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो रशिया के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि रशिया का तो फ्रेंड है चाइना। इसीलिए अब क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक तरफ से अपने आप को, अपनी रेपुटेशन को यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है चाइना। अभी चाइना ने क्या किया है, AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, इसमें जो भी रशिया और बेलारूस के प्रोजेक्ट्स थे, इसके ऊपर यहाँ पे होल्ड कर दिया है इन प्रोजेक्ट्स को, या फिर होल्ड कर दिया है अभी। ठीक है, तो अभी के लिए कुछ समय के लिए रशिया और बेलारूस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो AIIB इन्वेस्टमेंट देने वाला था वो नहीं देगा। तो पहले देखते हैं AIIB है क्या। ओके। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये क्या है, एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, विद अ मिशन टू इम्प्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स इन एशिया एंड बियॉन्ड। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, इन्वेस्टमेंट देता है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। और याद रखना, नाम सिर्फ इसका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, एक्चुअल में एशिया में और उसके बाहर भी ये इन्वेस्टमेंट दे सकता है। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक आउटकम को सुधारने के लिए। दूसरी चीज, यहाँ पे जो 57 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था, मेंबरशिप ली थी इस बैंक की, और उसके बाद इसके मेंबर बने। हेडक्वार्टर है इसके बीजिंग में। ठीक है, बीजिंग कहाँ है, चाइना में है। ओके। इसका जो कमेंसमेंट हुआ था वो जनवरी 2016 में हुआ था। एम क्या है इसका, एम है कि ये सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्ट कर सकें और यहाँ पे प्रोडक्टिव सेक्टर्स बना सकें। तो बेसिकली ऐसी चीजों में जो सोशो इकोनॉमिक आउटकम्स के साथ आती हैं, जो प्रोडक्टिव होंगी, जो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, इन चीजों में इन्वेस्ट करना, लोगों को कनेक्ट करवाना, सर्विसेज, मार्केट्स, एवरीथिंग शुड बी कनेक्टेड। और यहाँ पे बेसिकली ग्लोबलाइजेशन वगैरह को भी यहाँ पे प्रमोट करना यहाँ पे एम है इस बैंक का। मेंबरशिप देखो, आज की डेट में 100 से ज्यादा इसके मेंबर्स हैं। G20 में से 14 देश ऐसे हैं जो कि आज की डेट में इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूके है। तो थोड़ा सा इसकी मेंबरशिप के बारे में याद रखना, 100 से ज्यादा मेंबर्स हैं। G20 के 14 देश हैं जो अभी इसके मेंबर्स हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके जैसे। ओके। ओके। वोटिंग राइट्स की बात करें, अच्छा, इंडिया इसका मेंबर है क्या? हाँ बिल्कुल है। ठीक है, चाइना भी है, इंडिया भी है, रशिया भी है। तो देखो, चाइना जो है सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। जितना बड़ा शेयर होल्डर उतने ज्यादा वोटिंग राइट्स। ठीक है, तो लगभग 26.6% वोटिंग शेयर जो है वो इकलौते चाइना के पास है। मतलब 1/4 से भी ज्यादा भागीदारी चाइना की है।
उसके बाद इंडिया है 7.6% पे, रशिया है उसके बाद 6% पे, और जर्मनी है 4.2% पे। ठीक है, तो थोड़ी सी क्रोनोलॉजी याद रखना, सबसे ऊपर चाइना, फिर इंडिया, फिर रशिया, जर्मनी। ओके, रीजनल मेंबर्स जो हैं वो 75% होल्ड करते हैं इस टोटल वोटिंग पावर के। रीजनल मेंबर्स से मतलब है एशिया वाले मेंबर्स। ओके, वेरियस ऑर्गन्स क्या हैं इस बैंक के, तो एक है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और एक है इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल। नाउ व्हाट इज बोर्ड ऑफ गवर्नर, तो इसमें क्या होगा, एक गवर्नर होगा, एक अल्टरनेटिव गवर्नर होगा, जिसमें अपॉइंटेड बाय ईच मेंबर कंट्री, तो हर मेंबर कंट्री अपना अपना एक गवर्नर और एक अल्टरनेटिव गवर्नर यहाँ पे प्रपोज करेंगे, अपॉइंट करेंगे। ये क्या करेंगे, ये प्लेजर ऑफ अपॉइंटिंग मेंबर पे यहाँ पे सर्व करेंगे। मतलब कि मान लो इंडिया ने दो लोगों को अपॉइंट किया AIIB में एज ए गवर्नर, एज एन अल्टरनेट गवर्नर, तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर है कि कब तक वो दोनों गवर्नर्स रहेंगे AIIB में। ओके, हुआ तो चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या है, नॉन रेसिडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन ऑफ बैंक्स जनरल ऑपरेशन, तो बैंक की जनरल ऑपरेशन जितने भी पावर्स हैं उनको यहाँ पे डेलीगेट करना, ये सब काम है इनका। इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल क्या है, यहाँ पे देखो ये प्रेसिडेंट को, सीनियर मैनेजमेंट को यहाँ पे हेल्प करती है ऑपरेशनल इश्यूज में। ठीक है, तो बस आपको क्या रखना है कि AIIB क्या है, इसका एम क्या है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, बीजिंग में, वोटिंग राइट्स कैसे, मेंबरशिप कैसी, और क्या क्या मेजर पार्ट्स हैं इसके, बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल। ऑलराइट, अब देखो वापस आते हैं पीछे। तो देखो यहाँ पे न्यूज हमारी थी, बीजिंग बेस्ड AIIB पुट्स रशिया बेलारूस प्रोजेक्ट्स ऑन होल्ड। तो यहाँ पे बेसिकली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, रशिया एंड बेलारूस वर एक्टिंग एज एन एग्रेसर। अभी बेलारूस तो पीछे हट गया है, लेकिन रशिया अभी भी अड़ा हुआ है। ठीक है, रशिया के ऊपर कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हैं। तो दुनिया की नजर में चाइना को भी तो अपनी रेपुटेशन बचानी है कि हाँ भाई हम भी रिस्पॉन्सिबल नेशन है, हम भी आपके साथ ही खड़े हैं, हम भी यहाँ पे रशिया को सपोर्ट नहीं कर रहे, दिखाना तो एटलीस्ट ऐसा पड़ेगा। तो इसीलिए AIIB ने यहाँ पे, बीजिंग ने ये कहा कि AIIB अभी रशिया और बेलारूस के प्रोजेक्ट्स पे होल्ड कर रहा है। ओके, तो बेसिकली ये पूरा चीज है। इसमें देखो यहाँ पे यही चीज बताई हुई है कि चाइना का सबसे बड़ा शेयर होल्डिंग है, इसीलिए चाइना खुद भी डिसाइड कर सकता है। एक और चीज याद रखना कि यहाँ पे फॉर्मर RBI गवर्नर जो है उर्जित पटेल, ये इस बैंक के वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है, एक चाइना के ही पर्सन है, वो इसके प्रेसिडेंट है, इनका नाम है जिन लुकुन। ठीक है, ये याद रखना। ऑलराइट, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं आपको एक्स्ट्रा बताने वाला। अच्छा, एक चीज याद रखना है, इकोनॉमिक स्पिलओवर जो है, इसके कारण क्या हो रहा है, इकोनॉमिक स्पिलओवर मतलब कि रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उसका इफेक्ट आपको हर जगह देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो कमोडिटी प्राइसेस हो, फाइनेंशियल मार्केट हो, ऑयल प्राइसेस हो, इन सभी पे। ओके, तो ये पूरा हमारा आर्टिकल था आज का। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा इस स्लाइड पे नजर डाल लेना। ये क्या है, यहाँ पे चारों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उनका कंपैरिजन दिया है। अब मैं इसके डेप्थ में तो नहीं जा रही हूँ, आप लोग इसको एक बार लर्न जरूर कर लेना है ना, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। इसमें ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, मेंबर कंट्रीज, कौन कैसा होल्डर है, क्या एम है, ये सारी चीजें दी है, तो इसको एक बार जरूर देख लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर प्रीलिम्स। ओके, आगे बात करते हैं। देखो, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है अबाउट क्लस्टर बम्स एंड थर्मोबैरिक वेपन्स के बारे में। सो व्हाट इज दीज क्लस्टर बम एंड थर्मोबैरिक वेपन्स, क्यों न्यूज में है। तो देखो, पुतिन डिप्लॉयज टेरिफाइंग थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर्स। तो यूक्रेन में अभी रशिया के प्रेसिडेंट ने इन तरह के बॉम्ब्स को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है, क्लस्टर बॉम्ब, थर्मोबैरिक वेपन्स, सब। ठीक है, तो आज आप देखोगे, आज न्यूज में आपको मोस्टली ऐसे ही सिक्योरिटी, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशन वाले ही आर्टिकल्स मिलेंगे। क्यों, रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके कारण। ओके, तो देखो, तो ये जो क्लस्टर वेपन हैं, ये थर्मोबैरिक वेपन हैं, दीज आर वेरी डेंजरस काइंड ऑफ वेपन्स। और इनको यहाँ पे स्टॉप करने के लिए एक यहाँ पे कन्वेंशन तो है, लेकिन ये जो कन्वेंशन है इसीलिए काम यहाँ पे नहीं कर रहा क्योंकि रशिया और यूक्रेन दोनों ही इसकी पार्टीज नहीं है। इस कन्वेंशन का नाम है कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस 2008 का ये कन्वेंशन है। ठीक है, इसमें ये क्लस्टर वेपनरी बैंड है, लेकिन रशिया यूक्रेन दोनों ही इसके सिग्नेटरीज नहीं है। ओके, अभी थर्मोबैरिक वेपन्स होते क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले थर्मोबैरिक वेपन्स जो है ये वैक्यूम बॉम्ब्स होते हैं, वैक्यूम बॉम्ब्स। वैक्यूम बॉम्ब इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जब आप किसी के ऊपर गिराओगे इस थर्मोबैरिक वेपन को, ये आसपास की सारी ऑक्सीजन को कलेक्ट करते हैं, सक करते हैं, और उसी से इनका हाई वोल्टेज एक्सप्लोजन जनरेट होता है। तो आसपास की सारी ऑक्सीजन जब सक कर ली, एयरलेस कर दिया सबको, तो क्या बन गया, वैक्यूम बन गया। इसीलिए इनको वैक्यूम बॉम्ब्स भी कहते हैं। द ब्लास्ट वेव इज ऑफ ग्रेटर इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, तो जो कन्वेंशनल बॉम्ब्स होते हैं उनसे ज्यादा ड्यूरेशन, उनसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है, और दीज कैन वेपराइज ह्यूमंस, तो ह्यूमंस को वेपर
वेपराइज तक कर सकते हैं, ठीक है, वेपराइज डायरेक्टली। उसके अलावा वाइल दे कैन नॉट बी यूज्ड इन टेकिंग डाउन टैंक्स एंड अदर सच मिलिट्री व्हीकल्स, दे कैन डिसमेंटल सिविलियन स्पेसेस। तो देखो ये सीधे टैंक्स वगैरह को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग मेटल वगैरह के बने होते हैं, लेकिन सिविलियन स्पेसेस को बहुत बुरी तरह से हार्म कर सकते हैं, ठीक है, जैसे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो गए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो गए। तो ह्यूमंस को तो डायरेक्ट वेपराइज ही कर देंगे, ठीक है। देखा देखे जैसे होता था ना पहले, शक्तिमान वगैरह आता था, जैसे सीरियल आते थे उसमें कैसे चुटकी बजाती आदमी गायब, वैसा काम होता है यहाँ पे, ठीक है। क्लस्टर बॉम्ब क्या है? देखो क्लस्टर म्यूनिशंस आर नॉन प्रिसीशन वेपन्स दैट आर डिजाइन्ड टू इंजर और किल ह्यूमन बींग्स इनडिस्क्रिमिनेटली ओवर अ लार्ज एरिया एंड टू डिस्ट्रॉय व्हीकल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो ये नॉन प्रिसीशन वेपन है। नॉन प्रिसीशन, प्रिसीशन का मतलब क्या है? एक्यूरेसी, है ना। आप जाके आपने कोई ऐसा वेपन डाला जो प्रिसीशन वेपन है, तो क्या करेगा? जिसकी तरफ टारगेटेड था वही बनेगा बस, है ना। लेकिन नॉन प्रिसीशन वेपन क्या होता है कि कोई अंधाधुन यहाँ पे किलिंग होती है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन वहां प्रेजेंट है कौन नहीं प्रेजेंट है, कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं होता, जो आसपास प्रेजेंट है सब खत्म, ठीक है। तो ये है नॉन प्रिसीशन वेपन्स। उसके अलावा इसको आप एयरक्राफ्ट से ड्रॉप कर सकते हो, किसी प्रोजेक्टाइल से आप इसको ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कई सारे बॉम्ब्स एक साथ भी आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। मेनी ऑफ दीज बॉम्बलेट्स एंड अप नॉट एक्सप्लोडिंग। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जो ये सारे क्लस्टर बॉम्ब हैं, कई बार एक्सप्लोड ही नहीं होते, पड़े रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वॉर खत्म हो गई, बैटल खत्म हो गई, उसके बाद पड़े हुए हैं, कभी एकदम से फूट जाएंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है। Many of these bomblets end up not exploding but continue lying on the ground, often partially or fully hidden and difficult to locate and remove, posing a threat to civilian population long after the fight has ceased. तो एक बार वॉर खत्म हो गई, अगर बम नहीं फूटा था तब, कभी भी फूट सकता है, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे डेंजर रहता है। नाउ व्हाट इज दिस कन्वेंशन? जो 2008 का कन्वेंशन है, ये क्या है? देखो कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन इसका नाम है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है दैट प्रोहिबिट्स ऑल यूज, ट्रांसफर, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ द क्लस्टर बॉम्ब। तो सब कुछ क्लस्टर बॉम्ब से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे बैंड होता है, ठीक है। यूज करना, ट्रांसफर करना, प्रोड्यूस करना, स्टॉक पाइल करना, ये सब कुछ, ओके। इसके अलावा यहाँ पे स्कैटरिंग करना भी बैंड होता है, प्रोहिबिटेड होता है। एडिशनली द कन्वेंशन एस्टैब्लिशेस अ फ्रेमवर्क टू सपोर्ट विक्टिम असिस्टेंस। ये देखो ये एक नई चीज है इस तरह के कन्वेंशन में। यहाँ पे अगर बम गिर गया तो विक्टिम्स को किस तरह से असिस्ट किया जाएगा, इसका भी फ्रेमवर्क इस कन्वेंशन में दिया है, ठीक है। यूजुअली ऐसा नहीं होता है। कंटैमिनेटेड साइट्स को आप कैसे क्लियर करोगे, ये भी दिया है। रिडक्शन कैसे करोगे, रिस्क रिडक्शन कैसे करोगे, इसका एजुकेशन देना, अवेयरनेस फैलाना, ये भी दिया है। स्टॉक पाइल किस तरह से डिस्ट्रक्ट करोगे, इसको भी इसके बारे में भी फ्रेमवर्क दिया है। तो ये सारी चीजें इस कन्वेंशन में दी है। तो काफी होलिस्टिक टाइप ऑफ कन्वेंशन है ये, ओके। दिस कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड ऑन 30th May 2008 इन डुबलिन, ठीक है, यहाँ पे ये बना था। 110 स्टेट पार्टीज हैं इसकी और 13 अदर कंट्रीज हैव साइंड बट येट टू रेटिफाई। तो अभी तक इन्होंने साइन करा है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है, किसने? 13 कंट्रीज हैं। 110 स्टेट पार्टीज इसकी हैं, ऑलराइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, ओके। आगे बात करते हैं। एनएचआरसी इश्यूज नोटिस टू दिल्ली गवर्नमेंट। तो एनएचआरसी क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इन्होंने क्या किया है? दिल्ली गवर्नमेंट को एक नोटिस जारी किया है। तो नोटिस में क्या है, देखो इसके बारे में आए, पहले एनएचआरसी को देख लेते हैं। देखो एनएचआरसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। व्हाट इज स्टैट्यूटरी बॉडी? स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है किसी स्टैट्यूट से बनी हुई। स्टैट्यूट मतलब किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी हुई। तो पार्लियामेंट में अगर कोई एक्ट यहाँ पे पास होता है, एक्ट में ये प्रोविजन है कि इस एक्ट से ये बॉडी बनेगी, तो उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, ठीक है, ये एक्ट है। और इस एक्ट से यहाँ पे ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी है एनएचआरसी। तो ये कब एस्टैब्लिश हुई? 12 अक्टूबर 1993। द डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, स्टेट पीएससी वगैरह में पूछी जा सकती है, ओके। तो यहाँ पे ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंदर ये एस्टैब्लिश हुआ, इसीलिए स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। दूसरी चीज, इसी के एक्ट के अंतर्गत स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का भी प्रोविजन है। तो नेशनल और स्टेट दोनों ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। कंपोजिशन क्या है? एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसके चेयरपर्सन बन सकते हैं। तो चीफ जस्टिस या जज रिटायर्ड हो, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के बन सकते हैं चेयरपर्सन। इसके अलावा ये जितने भी मेंबर्स होते हैं ये अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर्ड कमिटी। तो अपॉइंट कौन करेंगे इनको? प्रेसिडेंट, लेकिन रिकमेंडेशन किसकी होगी? 6 मेंबर्स की। कौन कौन से 6 मेंबर्स हैं? प्राइम मिनिस्टर हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड यूनियन होम मिनिस्टर। ये 6 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर राज्यसभा के, डिप्टी चेयरमैन,
अपोजिशन लीडर दोनों हाउसेस के और होम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये 6 लोग हैं और प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। अल्टीमेट अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट का है, लेकिन रिकमेंडेशन इन 6 लोगों की है, ठीक है। टर्म एंड रिमूवल की बात करें तो 3 साल का टेन्योर या फिर 70 ईयर एज तक का टेन्योर, जो भी पहले आ जाए उस टाइम तक इनका टेन्योर रहेगा। प्रेसिडेंट जो है वो इनको रिमूव कर सकते हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। तो दिस स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स अगेन, ओके। तो प्रीलिम्स में पूछी जाती है इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा जो स्टेचुटरी बॉडीज हैं उनके बारे में इस तरह से पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके। अब देखो, आते हैं हम न्यूज आर्टिकल पे। एनएचआरसी इशूज नोटिस टू दिल्ली गवर्नमेंट। हुआ क्या है यहाँ पे, देखो दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी द हिंदू में कुछ दिन पहले, जिसमें बताया गया कि वाटर बॉडीज जो है दिल्ली की काफी अच्छी नहीं है, अच्छी सिचुएशन में नहीं है। इसी का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस यानी कि किसी ने इसमें पिटिशन नहीं डाली, एनएचआरसी ने खुद से रिपोर्ट पढ़ी और खुद से उन्होंने इसको इसके लिए यहाँ पे नोटिस देने का डिसीजन लिया, ठीक है। तो एनएचआरसी जो है उन्होंने नोटिस जनरेट किया है दिल्ली गवर्नमेंट को और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को रिगार्डिंग दिस इशू ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है। तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया है और बोला गया कि ये वाटर बॉडीज इतनी क्यों मैली हैं, इतनी क्यों कंटेमिनेटेड है, ये आप बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक मैटर ऑफ कंसर्न बोला है और यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे लॉज एंड गाइडलाइंस हैं जो इस तरह के वाइटल कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए बनाई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको किस तरह से निग्लेक्ट, इसके लिए निग्लेक्ट इसको कैसे किया, इन लॉज को, इन रूल्स को कैसे निग्लेक्ट किया, ये जो वाइटल कंपोनेंट्स हैं एनवायरमेंट के इतने खराब, इतने मैले कैसे हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, ठीक है। यहाँ पे वेटलैंड्स है, जो भी वाटर बॉडीज हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इकोसिस्टम का, और इन्हीं से माइक्रो क्लाइमेट रेगुलेट होता है, इन्हीं से वाटर प्यूरिफिकेशन होता है, इन्हीं से इरोजन कंट्रोल होता है और इन्हीं से ह्यूमन हेल्थ भी जुड़ी हुई है। तो इसको आप सही कीजिए, इसके बारे में बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट से जवाब मांगा है एनएचआरसी ने, ओके। तो छोटा सा इशू था, आगे बात करते हैं। जम्मू टू गेट विलेज डिफेंस ग्रुप्स। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यूनियन गवर्नमेंट ने स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर अब क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, तो जम्मू कश्मीर में एक विलेज डिफेंस ग्रुप बनाए जाएंगे, ठीक है। विलेज डिफेंस ग्रुप पहले भी यहाँ पे थे, लेकिन यहाँ पे विलेज डिफेंस कमिटीज के नाम से थी ये, अभी विलेज डिफेंस ग्रुप बने हैं, ओके। अभी जो विलेज डिफेंस कमिटीज हैं ये 1995 से एग्जिस्ट कर रही थी 10 डिस्ट्रिक्ट में जम्मू रीजन के, ठीक है। और ये क्या काम करती थी, जो भी मिलिटेंट्स होते थे इस रीजन के उनसे फाइट करने का काम करती थी ये विलेज डिफेंस ग्रुप्स, ठीक है। तो मान लो जम्मू कश्मीर में जो भी मिलिटेंट्स आ रहे हैं, रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं, उनसे फाइट करने का काम करती थी ये विलेज डिफेंस कमिटीज। अब इनका नाम बदल के रख दिया गया है विलेज डिफेंस ग्रुप, ठीक है, विलेज डिफेंस ग्रुप। अब यहाँ पे इसको रीस्टैब्लिश करने की बात की गई है। ये क्या करेगी, मिलिटेंसी को फाइट करेगी, जो भी हाईटेक वेपन है वो प्रोवाइड करेगी यहाँ के जो आर्मी है, जो भी डिफेंस फोर्सेज है उनको, और साथ में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी इक्वल सैलरी रहेगी, ये भी चीज यहाँ पे इंश्योर की गई है, ठीक है। और यहाँ पे होम मिनिस्टर जो है उन्होंने ये पूरी चीज रीस्टैब्लिश करने का डिसीजन लिया है। और यहाँ पे देखो थोड़ी सी चीज ये भी देख लो, अराउंड 26,500 लोकल्स वर रिक्रूटेड इनटू देम। तो इसमें रिक्रूटमेंट किसका होता है, लोकल्स का ही रिक्रूटमेंट होता है, क्योंकि देखो एक इशू ये भी है, वी हैव टू डेवलप ट्रस्ट अमंग आर पीपल, है ना, गवर्नमेंट का ट्रस्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए लोगों को। तो जो भी पार्टिसिपेशन जितना होगा लोकल्स का, लोकल पीपल का, उतना अच्छा गवर्नेंस हो सकेगी। एंड दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द गवर्नेंस ऑल्सो, ठीक है। गवर्नेंस टॉपिक है ना, उसमें हम देखते हैं पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस ओनली, ओके। तो ये याद रखना, ऑलराइट। आगे बात करते हैं, छोटा सा इशू था, बस याद रखना विलेज डिफेंस ग्रुप या विलेज डिफेंस कमेटी है किसके रेफरेंस में है। देन यूट्यूब क्रिएटर्स कंट्रीब्यूटेड 6,800 करोड़ टू इकोनॉमी इन 2020। तो देखो आप लोग बहुत, यहाँ पर ट्रोलिंग भी होती है यूट्यूबर्स की, जो भी वो रील्स वगैरह बनाते हैं इस पे वगैरह, ये जो भी काम होता है, व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, इनकी काफी ट्रोलिंग होती है। लेकिन देखो एक फैक्ट है, जो भी काम करो अच्छा करो, ठीक है। पॉइंट ये है, जो भी काम करो अच्छा करो, क्योंकि अल्टीमेटली उसका कुछ ना कुछ प्रोडक्टिवनेस होनी चाहिए। तो यूट्यूब क्रिएटर्स के कारण हमारे इकोनॉमी को लगभग 6,800 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। तो यूट्यूब इकोनॉमी, यूट्यूब क्रिएटर्स जो हैं, इन्होंने इकलौते यूट्यूब क्रिएटर्स ने ही 6,800 करोड़ का फायदा कराया है हमारी इकोनॉमी को एक साल में, ठीक है। तो ये एक चीज है। 6.83 लाख फुल टाइम इक्विवेलेंट जॉब्स क्रिएट हुई हैं यूट्यूब के थ्रू 2020 में, और ये किसका डाटा है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का डाटा है, ठीक है। तो 6,800 करोड़ और 6.83 लाख फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोर देन 6,000 इंडियन यूजर्स एंड बिजनेसेस जो हैं, इनके बेसिस पे ये सर्वे आया है।
Alright, for the first time we have a deeper sense of how creative ecosystem connects to communities across the country. तो ये क्या है, क्रिएटिव इकोसिस्टम, रिमेंबर दीज काइंड ऑफ टर्म्स, ठीक है। क्रिएटिव इकोसिस्टम है और ये कम्युनिटीज को जोड़ने का काम कर रहा है। ऑलराइट, और ये एक सॉफ्ट पावर बन सकता है, जैसे हमारे देश में बॉलीवुड है ना, जैसे हमारे देश में बॉलीवुड है, योगा है, इंडिया की क्यूजीन है, ये क्या है, इंडिया की सॉफ्ट पावर है। the people around the countries feel a connectedness with India because of all these things। बॉलीवुड हो गया, हमारे इंडियन क्यूजीन हो गए, योगा हो गया, बॉलीवुड म्यूजिक हो गया, जो डेली सोप्स आते हैं एकता कपूर के, ये हो गए, इनके कारण एक कनेक्शन फील होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है, ये यूट्यूब जो है, ये भी एक सॉफ्ट पावर के फॉर्म में डेवलप हो रहा है इंडिया की, ठीक है। तो हम किसी भी चीज को इस तरह से जज नहीं कर सकते बाहर से, ठीक है। एवरीथिंग हैज इट्स मीनिंग, ओके। तो यहाँ पे जॉब क्रिएशन हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, कल्चरल इन्फ्लुएंस हो गया, ये सब कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूट हो रहा है वाया यूट्यूब इकोनॉमी। इसके साथ साथ देखो यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा जिसका रेवेन्यू आता है जिन जिन यूट्यूब चैनल्स का, वो 40,000 से ज्यादा ऐसे यूट्यूब चैनल्स हमारे पास हैं। और यहाँ पे 45% की ग्रोथ हो रही है ईयर ऑन ईयर, ओके। उसके अलावा देखो यहाँ पे और भी चीजें बताई गई है कि थिंकर्स हैं, डूअर्स हैं, तो यहाँ पे मोटिवेट करता है ये बहुत ज्यादा दूसरे क्रिएटिव, जो यहाँ पे क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब क्रिएटर्स, उनको भी काफी मोटिवेट करने का काम ये करता है। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे ये आपको मैंने ये वाला जो रखा है ना, ये जस्ट टू गिव यू सम फैक्ट्स, इसको आप नोट कर लेना कहीं पे भी, मेंस के आंसर्स में आप इसको कोट कर सकते हो। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स होस्टेज इन खारकिव सेज पुतिन। तो देखो अभी क्या हो रहा था कि हमने कल ही डिस्कस किया था कि इंडिया के कई सारे स्टूडेंट्स खारकिव में फंसे हुए हैं। पुतिन ने ये इंडिकेशन दिया था कि आप आज ही इनको निकाल लो और ये सब चीजें। अब कुछ निकल पाए, कुछ नहीं निकल पाए। अभी लगभग शायद 7,000 6,500 कुछ स्टूडेंट्स को हमने वहां से रेस्क्यू कर लिया है, बाकी बचे हुए हैं। तो अब देखो यहाँ पे पुतिन जो है वो उल्टा यूक्रेन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि यूक्रेन जानबूझ के इनको एज एन हॉस्टेज रख रहा है, इंडियन स्टूडेंट्स को हॉस्टेज जैसा, मतलब कि बंधक जैसा बांध रखा है, मतलब बांध रखा है एज इन कि बंधक जैसे ट्रीट कर रहा है इंडिया के स्टूडेंट्स को यूक्रेन। ये कह रहा है कौन, रशिया के प्रेसिडेंट कह रहे हैं ऐसा ना। देखो ये तो आपस में पॉलिटिकल टसल चलती रहती है, दिस वाज जस्ट अ स्मॉल डेवलपमेंट आई हैड टू टेल टू यू, ओके। तो यहाँ पे ये आप थोड़ा सा याद रखना। और दूसरी चीज ये कि क्वाड की मीटिंग हुई थी कल, ठीक है। और इस क्वाड की मीटिंग में कंटिन्यूसली प्रेशर बनाया गया इंडिया के ऊपर कि आप कोई ना कोई स्टैंड लीजिए। अभी आपको पता है यूएन का जब रिजोल्यूशन आया था, यूएनजीए में जब रिजोल्यूशन आया रशिया के अगेंस्ट, जो पास भी हो गया, उसमें इंडिया ने एब्सटेन कर दिया था, ना वोट सपोर्ट में दिया ना अगेंस्ट में दिया, इंडिया ने एब्सटेन कर दिया। इससे पहले जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी ऐसा रिजोल्यूशन आया था, तब भी इंडिया ने एब्सटेन किया था। तो यूएस जो है काफी फ्रस्ट्रेट हो रहा है अब, ठीक है, क्योंकि यूएस चाहता है कि इंडिया उसकी साइड आ जाए। अब यूएस इसके लिए इंडिया को काफी प्रेशराइज भी कर रहा है कि आप रशिया का साथ छोड़िए और आप यहाँ पे क्लियर स्टैंड लीजिए, आप उसके अगेंस्ट वोट कीजिए। तो कंटिन्यूस प्रेशर बनाया गया है इंडिया के ऊपर ओवर दिस इशू, ओके। थोड़ा सा और यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज के पूरे डिस्कशन में, क्या है, Why isn't global interconnectedness halting war? तो इतनी ज्यादा ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस है आज की डेट में, मल्टीलेटरलिज्म है, फिर भी वॉर क्यों नहीं रुक रही, ठीक है, क्यों ये वॉर को नहीं रोक पा रहे। इतना बड़ा हमने यूएन बना दिया, सब बना दिया, फिर भी वॉर नहीं रुक रही, ऐसा क्यों। तो देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, लुकिंग एट रशिया's attack on Ukraine and unprecedented sanctions measures taken by Western countries, would you say the international post-world order has failed? तो देखो इसमें 4-5 क्वेश्चन आपको सीधे मेंस के मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि रशिया के ऊपर इतना यूक्रेन ने अटैक, यूक्रेन के ऊपर अटैक किया रशिया ने, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए गए, इतना अनस्टेबिलिटी चल रही है वर्ल्ड में। तो क्या आपको लगता है कि जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर का जो इंटरनेशनल ऑर्डर यहाँ पे बना था वो अनस्टेबलाइज हो गया है, ये इधर पूछा गया। तो ये बोलते हैं कि देखो 1945 में ऐसा लगा कि अब वर्ल्ड स्टेबलाइज हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी है, यूएन बना, ठीक है। यूएन बनने के बाद इसमें कुछ अजम्पशंस लिए गए थे कि ये क्यों बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है पीस और डेवलपमेंट के लिए, ये अज्यूम किया गया, ओके। आगे क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ और भी इंस्टीट्यूशन बने, जैसे कि आईएमएफ बना, वर्ल्ड बैंक बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, ये 3 पिलर्स बने यूएन के, ओके। और इन सभी का अजम्पशन ये था कि वर्ल्ड में अब हम पीस चाहते हैं, अब हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, ये अज्यूम करके यूएन बना। लेकिन हुआ क्या, 1946 में ही 1 साल बाद ही कोल्ड वॉर शुरू हो गई, ठीक है। तो फिर वर्ल्ड ऑर्डर जो था गड़बड़ा गया,
फिर क्या हुआ, 1946 में कोल्ड वॉर शुरू हुई, 1990s के दौरान ये कोल्ड वॉर खत्म हुई, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है, ये सब इशू हुआ और उसके बाद यहाँ पे रशिया बना, फिर लगा कि चलो अब सब स्टेबलाइज हो जाएगा, फिर नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूएस वर्सेस रशिया होने लग गया अब, ठीक है, यूएस वर्सेस रशिया होने लग गया, बाइपोल्स बन गए दो, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से ऐसा इशू हो गया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और सही हुआ, तो यहाँ पे नेटो वगैरह बनने लग गया, यूएस ने अपना नेटो बनाया, यहाँ पे ईयू बना, यूरोपियन यूनियन बना, तो यहाँ पे फिर पोल्स बनने जैसा कुछ हो रहा था। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जॉर्जिया और यूक्रेन का अब इशू हो गया है। ओके अभी यहाँ पे यूक्रेन का इशू है, देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, जब ये डिसइंटीग्रेट हुआ उस टाइम पे नेटो भी था, नेटो जो था यहाँ पे नेटो ने क्या बोला कि हम अब जॉर्जिया और यूक्रेन को अपने अंदर शामिल करेंगे। नाउ जॉर्जिया एंड यूक्रेन वर एक्टिंग एज अ बफर स्टेट, ठीक है, बिटवीन यूएस एंड रशिया। अब तुम एकदम बोलोगे कि ये इनको हम अपनी साइड ले रहे हैं, तो सामने वाला तो भड़केगा ही, ठीक है, अब ये कोई जस्टिफिकेशन पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमको कॉन्टेक्स्ट समझना है, तो इसीलिए यहाँ पे ये एक और इशू क्रिएट हो गया, फिर अनस्टेबिलिटी आ गई। ओके उसके अलावा अभी यूएनएससी ने यहाँ पे, हमने देखा था पहले भी कि मिन्स्क एग्रीमेंट्स यहाँ पे बनाए थे। मिन्स्क एग्रीमेंट्स क्या थे कि यहाँ पे यूक्रेन में शांति रहे इसके लिए बनाए गए, फिर इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराया यूएनएससी ने, ये भी एक इशू है। ओके और यहाँ पे यूएस जो है, यूएस भी है, रशिया भी है और यूएनएससी भी है, यूएन भी है, जिन्होंने यहाँ पे ये सारे वर्ल्ड ऑर्डर की बैंड बजा के रखी है, ठीक है, तो ये सारे इश्यूज जो हैं साथ में आते हैं, ये सारे पॉइंट हमको याद होने चाहिए कि 1945 में क्या हुआ, 46 में हुआ क्या हुआ, 1990 में क्या हुआ, क्रोनोलॉजी थोड़ी सी समझना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे पहले भी ऐसा हुआ है, ठीक है, पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन ये लोवेस्ट पॉइंट है जब यूएनएससी बिल्कुल ही इररेलेवेंट लग रहा है, कुछ भी करे यूएन। अभी देखो यूएनजी ने रेजोल्यूशन पास हुआ, कुछ उखड़ा नहीं उखड़ा, यूएनएससी में अमेरिका लेके गया रेजोल्यूशन, कुछ उखड़ा नहीं उखड़ा, तो रशिया के अगेंस्ट आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, इकोनॉमिक सैंक्शन जरूर लगा पा रहे हो, लेकिन अब देखो पहले भी लगाए आपने इकोनॉमिक सैंक्शन, तो लेकिन अब देखना होगा आगे क्या होता है, कितने टाइम तक रशिया यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है विद दीज इकोनॉमिक सैंक्शंस एंड विद द वॉर साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो ये देखना होगा। उसके अलावा यहाँ पे देखो ये इस चीज का रिफ्लेक्शन है कि यहाँ पे अब हमारे पास सेटल्ड इंटरनेशनल ऑर्डर तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, हम यहाँ पे पहले यूनिपोलर थे, यूएस वाज द मेजर पोल नाउ, ठीक है, यूनिपोलर थे पहले, पहले हम कैसे थे, पहले बायपोलर थे जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी, फिर यूएस रशिया के बीच में वॉर हुई, मतलब कोल्ड वॉर वगैरह जो भी हुई, तो वो कैसे हो गए, बायपोलर वर्ल्ड हो गए, फिर हम वापस यूनिपोलर हो गए, यूएस जब ऊपर आ गया था, बाकी सब कोई भी उसके कंपटीशन था नहीं, तब क्या था, यूएस ही था, तो हम यूनिपोलर थे। अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ, लेकिन ये मल्टीपोलर वर्ल्ड भी काफी मेस्ड अप है, ठीक है, कुछ भी क्लियर नहीं है, काफी मेस्ड अप मल्टीपोलर वर्ल्ड है। ऑलराइट नेक्स्ट हमारे यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन रशियाज इज रशियाज बम्बार्डमेंट टू यूक्रेन अ वायलेशन ऑफ यूएन चार्टर, एंड इफ यूएन इज सो इनफेक्चुअल देन इट इज इट टाइम टू रिव्यू इट। तो यहाँ पे पूछा है कि क्या ये यूक्रेन रशिया वॉर जो है, क्या ये यूएन के चार्टर का वायलेशन करती है, तो देखो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हाँ ये वायलेशन है, यूक्रेन जो रशिया यूक्रेन वॉर है ये वायलेशन है यूएन के चार्टर का। यूएन का चार्टर क्या कहता है कि हमको नॉन इंटरफेरेंस करना है सामने वाले के डोमेस्टिक अफेयर्स में, आप किसी की टेरिटरी में जबरदस्ती नहीं घुस सकते, यहाँ पे पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के बारे में, सॉवरेनिटी के बारे में यूएन चार्टर कहता है, पीस के बारे में कहता है, और आप क्या भूमिका निभा रहे हो, रशिया क्या भूमिका निभा रहा है, अग्रेसर की, क्योंकि जबरदस्ती आप किसी की टेरिटरी में घुसे जा रहे हो, किसी के ऊपर यहाँ पे सिविलियंस के ऊपर वगैरह सबके ऊपर यहाँ पे अटैक्स कर रहे हो, तो ये तो वायलेशन तो बिल्कुल है, ठीक है, क्लियर वायलेशन है, ठीक है, यहाँ पे जितने भी प्रिंसिपल हैं, सॉवरेनिटी वाला जो स्पेशली प्रिंसिपल है इसका वायलेशन है। और साथ में यहाँ पे देखो इंडियंस ने भी ये फेस किया है, ठीक है, जब इंडिया में 1948-49 में पाकिस्तान ने हमारी टेरिटरी छीनने की कोशिश करी, पीओके बना, ठीक है, तो उस टाइम पे इंडिया ने भी सेम चीज फेस की है। ओके उसके अलावा यूएस ने भी, जैसे अभी रशिया ने वीटो किया ना, वैसे यूएस ने भी वीटो किया हुआ है, ठीक है, जब इसराइल ने सेम एक्टिविटीज करी थी पलेस्टाइन में, इसराइल पलेस्टाइन की टेरिटरी में घुस रहा था, तब इसराइल के अगेंस्ट भी रेजोल्यूशन आया था, तब यूएस ने उसको वीटो किया था, अब रशिया वीटो कर रहा है, तो ये क्या है ना, जंग है, ये पॉलिटिकल जंग है जो दोनों के बीच में चल रही है, वैसा नहीं बोल सकते कि ये सही ये गलत, या दोनों गलत हैं तो ये कोई सही चीज नहीं हो जाती, एक गलत तो दूसरे ने भी गलत कर दिया, ये कोई सही चीज नहीं है, ठीक है। उसके अलावा देखो ये भी चीज समझने जैसी है कि यहाँ पे जो यूक्रेन क्राइसिस है ये एक कैटलिस्ट होना चाहिए हमको ये समझने के लिए कि अब हमको यूएन में रिफॉर्म्स लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके इसके अलावा देखो यहाँ पे दूसरी चीज ये कि यूएनएससी जो है आज के टाइम में काफी इरेलेवेंट हो चुका है, और बाकी सारी जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंट रहे नहीं है। ओके इसके अलावा साइनो रशियन जॉइंट स्टेटमेंट आया अभी थोड़ा टाइम पहले ही, जिसमें बात हुई कि किस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है,
उसमें भी हमको समझ में आया कि यूएन का कहीं मेंशन ही नहीं था, तो कोई यूएन को भाव ही नहीं दे रहा है, क्योंकि यूएन का एक्चुअल में रेलेवेंस क्या बचा? देखो, आप बोल रहे हो कि यूएन पीस के लिए है, स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन यूक्रेनियंस तो मर रहे हैं ना, यूक्रेन में कितनी तबाही मची हुई है, तो उनके लिए क्या रेलेवेंस? जब तक आप उसकी लाइफ नहीं बचा पा रहे, लोगों की लाइफ नहीं बचा पा रहे, आपकी क्या रेलेवेंस? तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद देखो, आर वी सीइंग अ कंप्लीट breakdown of world order and a global economic order given the kind of sanctions NATO countries are employing to isolate Russia? तो क्या हम रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लग रहे हैं उससे ये कह सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बिखर रहा है, खत्म हो रहा है? तो इसमें बोलते हैं ऑथर्स कि नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा खत्म ही हो रहा है। हाँ, ये है कि डिस्टर्ब जरूर हो रहा है, अनस्टेबलाइज जरूर हो रहा है, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट की जरूरत है, ठीक है? जैसे कि कुछ लूप होल्स जरूर हैं। अब देखो, यहाँ पे दो पॉलिटिकल रीजन हैं जिसके कारण आप पूरी तरह से रशिया को कभी आइसोलेट नहीं कर पाओगे। पहला ये कि एनर्जी से काफी ज्यादा रशिया की जीडीपी ग्रो होती है, ठीक है? रशिया जो है ज्यादातर डिपेंडेंट है ओवर द एनर्जी, गैस, ऑयल, इन सब चीजों पे। जर्मनी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, ठीक है, इन सब चीजों के लिए। तो यूरोप पूरी तरह से बॉयकॉट तो नहीं कर सकता रशिया को, पहली चीज। दूसरी चीज, यूएस भी पूरी तरह से रशिया को आइसोलेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो रशिया को आइसोलेट करता है तो उधर एनर्जी वाला इशू होगा, एनर्जी सप्लाई नहीं कर पाएगा रशिया, ठीक है? अब एनर्जी सप्लाई नहीं कर पाएगा, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। यूएस में आने वाले हैं इलेक्शन, तो यूएस कभी नहीं चाहेगा कि इलेक्शंस के पहले वहां के प्राइसेस बढ़े, ऑयल प्राइसेस बढ़े और जनता उसको उसके अगेंस्ट वोट करे, जो अभी गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट वोट करे। तो अभी डेमोक्रेटिक्स की गवर्नमेंट है, इसके अगेंस्ट अगर वोट किया रशिया जो यूएस के लोग हैं, तो ये गवर्नमेंट वहां पे कभी नहीं चाहेगी। तो ये एक इशू है। तो फुल्ली यहाँ पे रशिया को आइसोलेट करना इतना आसान तो नहीं होगा। और यहाँ पे रशियंस भी इसके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं कि चाइना भी मदद करेगा, इंडिया भी पूरी तरह से ट्रेड रोक नहीं सकता। तो रशिया के पास काफी ज्यादा बफर भी है, ठीक है? उसके अलावा देखो, ये भी चीज है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया, पहले भी सैंक्शन लगाए हैं लेकिन कंट्रीज ने सरवाइव किया है, ठीक है? अभी ये भी कुछ बोल रहे थे लोग कि यहाँ पे डब्ल्यूटीओ से बाहर निकाल देंगे रशिया को, ठीक है, इसके ऊपर और सैंक्शन लगाएंगे। लेकिन ये समझना चाहिए हमको कि ये यूनिलेटरल सैंक्शन है, ठीक है? यूनिलेटरल मतलब एक कंट्री ने लगाए, स्पेशली यूएस लगाता है, ठीक है? काटसा एक्ट के अंतर्गत पहले भी लगाए हैं यूएस ने, ठीक है? तो यूएस स्पेशली लगा रहा है इस तरह के सैंक्शन। नाउ इसमें ये समझो कि हम जो है, हम अपनी एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम सामने वाली कंट्री क्या लॉ बना रही है किस कंट्री के लिए, उससे हमको क्या, ये चीज हमको समझनी चाहिए। एंड दैट ओनली विल मेक इंडिया अ सुपर पावर, अ वेरी पोटेंशियल पावर, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर हम सामने वाली कंट्री के लॉस के हिसाब से अपनी कंट्री को चलाने लगे, तो ऐसा कब तक कर पाएंगे? हमारी कोई इंडिपेंडेंस है कि नहीं है? तो ये चीज यहाँ पे कही गई है कि हमको इसके बारे में सोचना चाहिए। ये चीजों को अब हाईलाइट करने का टाइम आ गया है। कब तक यूएस दूसरी कंट्रीज पे यहाँ पे सैंक्शन लगाएगा और हम उसको फॉलो करेंगे? ये भी चीज़ है, हमको तो अपना भला देखना है ना, हमको तो नेशनल इंटरेस्ट देखना है। तो ये एक चीज़ है। ओके, इसके अलावा जो कंसिस्टेंटली जो यहाँ पे सैंक्शंस लग रहे हैं, यूएनजीए भी लगा रहा है, तो क्या ये इंडिया की एस्पिरेशन को, जो ग्लोबल लीडर बनना है इंडिया को, उसके एस्पिरेशंस को ये खत्म कर रहा है? जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने भी पूछा था कि जो इंडिया एब्सटेन कर रहा है, ठीक है, जो रेजोल्यूशन आ रहे हैं उससे इंडिया वोट करने से एब्सटेन कर रहा है, तो क्या यहाँ पे इंडिया मिस आउट कर रहा है इस अपॉर्चुनिटी को कि वो भी ग्लोबल लीडर बन सकता है, अपनी बड़प्पन दिखा सकता है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को साइड में रख के? अगर रशिया के अगेंस्ट वोट करे तो इंडिया का बड़प्पन दिखेगा, रिस्पॉन्सिबल दिखेगा, और इंडिया को फिर सब लोग मानेंगे। तो देखो, एक्चुअल में जो यहाँ पे दोनों ऑथर्स हैं जो कि काफी एक्सपर्ट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, वो कहते हैं कि इंडिया जो एक्सटेंड कर रहा है बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, ये चीजें कोई नहीं याद रखा है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में सोचो, आप 100 चीजें अच्छी करो, पॉजिटिव करो, लेकिन एक चीज नेगेटिव कर दोगे ना, तो लोग सिर्फ एक नेगेटिव चीज को याद रखेंगे, 100 पॉजिटिव को याद नहीं रखेंगे। वही चीज होती है यहाँ पे, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में भी। तो आप अपने इंटरेस्ट को देखो, इंडिया के इंटरेस्ट को हमको देखना चाहिए यहाँ पे। इंडिया, और देखो आइडियोलॉजिकली भी इंडिया ये मानता है कि मिलिट्री सॉल्यूशन ग्राउंड पे कोई सॉल्यूशन नहीं होता, सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं होता। जो भी करना चाहिए हमको डिप्लोमेटिकली, डायलेक्टिकली करना चाहिए। और इंडिया का स्टैंड, बार बार यूएस कह रहा है आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, तो इंडिया का स्टैंड काफी क्लियर है कि इंडिया चाहता है डिप्लोमेटिकली, डायलेक्टिकली आप यहाँ पे सॉल्व कर दिए। हम शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं। हम मिलिट्री वाले जो भी आपका झगड़े हैं उसमें शामिल नहीं होना चाहते, हमको पढ़ना ही नहीं तुम्हारे झगड़े में, ये चीज कह रहा है इंडिया भी, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो पूरा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर बैठा है इंडिया, ये बिल्कुल सही डिसीजन है, ठीक है? क्योंकि इंडिया अगर
यहाँ पे यूएनएससी के हाँ में हाँ मिलाने लगा। देखो यूएनएससी तो कुछ कर नहीं पा रहा, तो अब इंडिया को अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। दूसरी चीज, यूएनएससी के रिफॉर्म का बहुत बड़ा टाइम है, दिस हाई टाइम ओके दैट यूएनएससी शुड रिफॉर्म इटसेल्फ। इसके अलावा इजंट देयर एनी मैसेज सेंट दैट कंट्रीज विल हेल्प देयर न्यूक्लियर वेपन्स, कंट्रीज विल कीप देयर न्यूक्लियर वेपन्स नो मैटर व्हाट द यूएनएससी सेज। तो बेसिकली यहाँ ये कह रहे हैं कि ईरान और नॉर्थ कोरिया इन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स पकड़ के रखे हैं, इनके अगेंस्ट सैंक्शन जरूर लगे, लेकिन क्या इसके ऊपर किसी ने अटैक किया है? नहीं। यूक्रेन ने और इसके साथ लीबिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ दिए, ये सोचकर कि चलो हम भी वर्ल्ड ऑर्डर के साथ चलते हैं, पीस मेंटेन करेंगे, और इन्हीं के ऊपर अटैक हो गया। तो क्या कंट्रीज के पास ये मैसेज नहीं जा रहा कि यहाँ पे हमको अपने न्यूक्लियर वेपन्स पकड़ के रखने चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ना नहीं चाहिए? तो ये कहते हैं कि बिल्कुल जा रहा है ऐसा मैसेज, और हो सकता है कि आगे जाके कंट्रीज इसके बारे में सोचें भी। और यहाँ पे देखो इंडिया की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग द न्यूक्लियर वेपन्स, जो हमारी नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी है, लेकिन हमने न्यूक्लियर वेपन अपने छोड़े नहीं है, तो दैट सीम्स वेरी रेलिवेंट इन दीज टाइम्स ओके। इसके साथ यहाँ पे देखो ये भी है कि हॉरिजॉन्टल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन काफी डेंजरस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एनपीटी जो जैसे जो भी ट्रीटीज हैं उनको हमको रीराइट करने की जरूरत है, जो सो दैट ये जो स्ट्रॉन्गर डिसआर्मामेंट बन सके। देखो ऐसा नहीं हो सकता, आपने बोला कि 5 कंट्रीज हैं, ये परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 कंट्री के पास हमेशा न्यूक्लियर वेपन रहेगा लेकिन बाकी कोई नहीं रखे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, इसके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, जितनी भी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है ये इरेलीवेंट हो जाएंगी। और अब ये देखा भी जा रहा है, जो भी मेजोरिटी जो यहाँ पे फोकस है वो बायलेटरल एंगेजमेंट्स पे है, मल्टीलेटरल को तो कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं देता, सिर्फ फॉर्मेलिटी है कि जाओ सब लोग शामिल हो जाओ, फोटो खिंचा लो, चाय पी लो, आ जाओ, ठीक है। एक्चुअल में मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में ज्यादा काम नहीं कर पा रही जितना बायलेटरल ऑर्गेनाइजेशन कर पा रही है ओके। उसके अलावा कोविड ने ऑलरेडी मल्टीलेटरलिज्म को काफी ब्लो दिया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो बिग पावर्स हैं मल्टीलेटरलिज्म को बिल्कुल ही छोड़ दें? ये भी चीज पूछी गई है। तो देखो यहाँ पे यूएन के स्ट्रक्चर को तो ब्लो है, लेकिन यहाँ पे देखो अगर यूएन अपने आप को रीअरेंज करता है, स्ट्रक्चर वगैरह चेंज करता है, जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज यूएन में है, जो P5 कंट्रीज को एक्स्ट्रा पावर दी हुई है, वीटो दी हुई है, ये अगर सही कर लेता है तो काफी ज्यादा वापस से ये रेलेवेंस में आ सकती है। अभी तो ज्यादा रेलेवेंस भी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बहुत छोटी सी विंडो है, बहुत ब्रीफ विंडो है, जब तक यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है ना, तब तक की विंडो है कि यूएन अपनी रिफॉर्म प्रोसीजर स्टार्ट कर दे। अगर फिर ये यूक्रेन रशिया वॉर बंद हो गई, उसके बाद फिर ये मामला वापस ठंडे बस्ते में चला जाएगा, इसका फिर कोई रेलेवेंस नहीं बचेगा। और ये जो छोटी सी विंडो है इसको इंडिया बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकता है। इंडिया अपना जो परमानेंट मेंबरशिप वाला जो चीज है, जो अपनी डिमांड है, उसको और स्ट्रांगली रख सकता है अभी ये छोटी सी विंडो में, ठीक है। तो ये यही टाइम है हमारे पास रिफॉर्म करने का यूएन को, और अपनी डिमांड परमानेंट मेंबरशिप की रखने का, और ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर ज्यादा हाईलाइट करने का, फोकस करने का ओके। तो ये था इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसके पॉइंट जरूर नोट करना आप लोग, अपने जो भी नोट्स बनाओ उसमें जरूर नोट करना, मेंस के सीधे 5 क्वेश्चन आपको मिले हैं इसमें ओके। विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और ग्रेट टुमल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। कल के क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, बिरसा मुंडा का जो रिवॉल्ट है उसी में उलगुलन वाली चीज आई थी, ओके। उसके बाद सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑन इंडिया। तो इंडिया के ऊपर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा फिफ्थ ये जो 19th सेंचुरी की, हाफ 19th सेंचुरी थी उसमें। तो देखो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड, ये इसका आंसर है, क्योंकि क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, फैक्ट्रीज जो थी ब्रिटिश फैक्ट्रीज ज्यादा डेवलप करी थी, इंडियन हैंडीक्राफ्ट बंद हो रहे थे, तो इसका आंसर होगा ए ओके। सो आज के लिए हमारे पास इतना ही था, दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग। अच्छा एक चीज और, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, हमको ग्रो करना है, ठीक है। आपके मोटिवेशन, आपके सपोर्ट के बिना ग्रो नहीं होगा, तो इसको लाइक जरूर करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, ऑलराइट। तो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।